कब्जा करने का प्रस्ताव क्या है? हम अपनी जमीन नहीं देंगे। इस देश में क्या बचे उनके लिए? यहाँ से जमीन छीनने के बजाय उतने जमीन कहीं भी अपनी लेके जाए। 543 हेक्टेयर जमीन बोलने से 1,35,000 एकड़। नारायणपुर जिले के ओरछा अबूझमाड़ मुख्यालय में आज हजारों की तादाद में जो है ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं। ग्रामीण क्यों इकट्ठा हुए हैं, किस लिए इकट्ठा हुए हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। हम आपको दिखाते हैं ये ग्रामीण जो है बैनर तले हैं और इनके साथ में बहुत सारी पोस्टर ही दिख रही है जिसमें कई तमाम बातें ग्रामीणों ने लिखी है। ये आप देख सकते हैं पोस्टर है जिसमें जीना है तो मरना है, सीखो कदम कदम पर लड़ना है, सीखो माड़ बचाओ मंच ओरछा। ये माड़ बचाओ मंच क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल जिस जगह पे हम पहुंचे हुए हैं ये अबूझमाड़ का मुख्यालय है। अबूझमाड़ वही इलाका है जो पूरे देश में अनसर्वेड है। इस इलाके का सर्वे नहीं हुआ है और लगभग 4,000 वर्ग किलोमीटर का ये इलाका है जहाँ पे अबूझमाड़िया जनजाति निवासरत है। अब देखिए ये एक पोस्टर दिख रहा है, माड़ बचाओ संघर्ष में आगे आओ। माड़ क्षेत्र में 54,543 हेक्टेयर जमीन पर ग्राम सभा सहमति बिना राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा भारतीय थल सेना मैनुअल रेंज स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इस प्रस्ताव को रद्द करो, बस्तर से भारतीय सेना मैनुअल रेंज वापस जाओ। दरअसल अभी हाल ही में ये खबरें निकल कर आ रही है कि अबूझमाड़ का जो इलाका है यहाँ इस इलाके के कई गांव को खाली कराया जाएगा और इन गांवों में थल सेना के मैनुअल रेंज को बनाया जाएगा। ऐसी खबरें लगातार निकल कर आ रही है। हालांकि सरकार की तरफ से कोई पुख्ता डेटा अभी तक इस पूरे मामले पे नहीं आया है, लेकिन ग्रामीण जो है काफी लंबे समय से इन सब चीजों का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना यह है कि अगर मैनुअल रेंज अबूझमाड़ में स्थापित किया जाता है तो इनको बड़ी हानि होगी। हानि किस लिए होगी ये भी हम बताते हैं। दरअसल यहाँ की जो ग्रामीण बसावट है ये 4,000 वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है और ये इलाका जो है भौगोलिक दृष्टिकोण से काफी अलग है और यहाँ जो ग्रामीण है ये यही पेड़ पौधे और नदी पहाड़ों के साथ में अपना जीवन साझा करते हैं। यहाँ पे जो ग्रामीण आए हैं जो इस पूरे प्रोटेस्ट को जो प्रोटेस्ट पे मौजूद है उनके कुछ प्रमुख लोगों से हम बातचीत करेंगे। ये बैठे हुए हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे? सर मेरा नाम असीरम सलाम है और आपका IBC 24 को धन्यवाद जी, सेवा जोहर जी। हाँ, ये आज जो इकट्ठा हुए हो आप लोग, मैं जानना चाह रहा था क्या और किन मुद्दों को लेकर इकट्ठा हुए? जी, हम आज 22 अक्टूबर 2024 को इकट्ठा हुए हैं ओरछा हाई स्कूल मैदान में। जी। जो हमारा मुद्दा है माड़ में 54,543 हेक्टेयर को कब्जा करने का प्रस्ताव क्या है? भारतीय थल सेना मैनुअल रेंज को स्थापित करने के लिए इसका विरोध में हम बैठे, इसीलिए बैठे हुए हैं। अच्छा, आप परिचय बताएंगे आपका? मैं रूपजी सलाम। जी सलाम जी। अच्छा, ये जो थल सेना को स्थापित किया जाएगा, जैसे कि आप लोग लिख रहे हो कि माड़ भूमि बचाओ मंच बना रखा है आप लोगों ने, अगर ये स्थापित किया जाता है तो क्या दिक्कतें होंगी आप लोगों को? देखिए अगर किसी स्थान पर सदियों से जीने वाले आदिवासियों को, आदि किसानों को है नहीं, तो अगर वहां से अपना जल जंगल जमीन से अगर स्थापित किया जाएगा तो फिर उनका अस्तित्व है नहीं, जीने का इस देश में क्या बचेगा उनके लिए? कहाँ जाएंगे उन लोग? और सरकार बोलती है कि इनको विस्थापन के बाद मतलब यहाँ पर जब मैन्योर रेंज जो थल सेना का ट्रेनिंग यहाँ अबूझमाड़ में जब स्थापित होगा तो इनको दूसरा जगह सेटलमेंट किया जाएगा। देखो शहर में 1 इंच जमीन के लिए लोग लड़ते हैं और ये इतने सारे अबूझमाड़ की जनता को कहाँ पर ले जाके पालने का काम करेंगे? केंद्र सरकार और राज्य सरकार नहीं, हम भारत सरकार है। हाँ, तो कुल मिला के जो विस्थापन की बात की जा रही है उसमें सवाल यही है कि शहर में जगह नहीं है तो ग्रामीणों को कहाँ बसाएंगे? कहाँ बसाएंगे? आप भी हैं यहाँ पे, आप भी काफी देर से मन संभाले हुए हैं, आपसे जानेंगे और कौन कौन सी प्रमुख मांगे हैं आप लोगों की, कैसे लड़ाई लड़ेंगे आप लोग? जी,
हम लोग जैसे कि अभी 54,543 हेक्टेयर जमीन को सरकार ने 2010 में ही सौदा किया। तो इस संबंध में आज सभा रखे हैं कि आगे अगर कुछ इस मुद्दा को आवेदन सौंपेंगे तो इस सौंपने के बाद भी हमारा मांग को सरकार ने 15 दिन तक टाइम दे रहे हैं। अगर 15 दिन तक सरकार ने हम लोग को वापस नहीं भेजती तो हम लोग आगे जिला में कलेक्टर ऑफिस घेराव करने जाएंगे। अच्छा, तो 15 दिनों का जो अल्टीमेटम है ये आप लोग दे रहे हो एक प्रकार से। यदि 15 दिनों में ये जो सरकार द्वारा लिया हुआ फैसला है मैनुअल रेंज का, वो अगर वापस नहीं लिया जाता है तो आने वाले टाइम में आप लोग शहर पे जाके उग्र आंदोलन करेंगे। अच्छा, एक और चीज जानना चाहता अच्छा, इसमें पूरे मैनुअल रेंज को जब बसाया जाएगा तो कितने गांव खाली हो जाएंगे, कितनी आबादी जो है इनको अपना घर बार सब छोड़ना पड़ेगा? इसमें देखिए 500 क्या बोलते हैं 54,543 हेक्टेयर जमीन बोलने से 1,35,000 एकड़ जा रहा है। तो उस बीच में रहने वाली जनता बोलने से होगी 1,000 तक 40,000 तक जनता होगी। 40,000? हाँ, होगी लगभग। घर भी उजाड़ जाएंगे, उनके साथ फालतू जो गाय बैल खेत उनका सब जाएगा तो उन लोग कहाँ रहे। अच्छा, ये जो अबूझमाड़ में मैं जानता हूँ जहाँ तक कि जो आदिवासी रहते हैं इनको अबूझमाड़िया आदिवासी कहा जाता है और पूरे देश में इनको विशेष पिछड़ी जनजाति का भी दर्जा प्राप्त है और जो जंगल है जो इलाका है ये रिजर्व फॉरेस्ट भी है। तो क्या देश की पिछड़ी जनजातियों को इस तरीके से कहीं से खदेड़ा जा सकता है? हम ये तो संविधान में है नहीं, जनजाति का नाम से ST/SC का नाम से हमको वर्गों में बांटा गया है। लेकिन असल में देखा जाए तो हमको जहाँ सरकार बूझ नहीं पाई है उसको अबूझमाड़ कहते हैं, अबूझमाड़ के लोग कहते हैं। लेकिन असल में यहाँ के हम लोग नागरिक नहीं हैं, यहाँ के हम मालिक हैं। ये बिल्कुल है, हम यहाँ के मालिक हैं। सही में हम इसका साबित कर सकते हैं, यहाँ के मालिक हम हैं। और हमको यहाँ जनजातियों में बांटना, STO में बांटना, आपस में लड़वाने का काम ये सरकार षड्यंत्रों के साथ यहाँ पर करवा रही है। ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, कुल मिला के आप यहाँ के निवासी नहीं, यहाँ के मालिक हैं। तो देख सकते हैं कि ये वो ग्रामीण है जो इस पूरे धरना प्रदर्शन को सुबह से जो ये मॉनिटरिंग कर रहे थे और ये तमाम भीड़ देख सकते हैं। यहाँ पे लगभग बताया जा रहा है कि 13 पंचायत से जो है ग्रामीण आए हैं। जैसे इनको पता चला कि आने वाले समय में इलाके पे थल सेना के लिए जमीन अलॉट की जा रही है, लगभग 54,000 हेक्टेयर जमीन जो है वो थल सेना को दिया जा रहा है और वो देने के बाद यहाँ पे थल सेना का मैनुअल रेंज बनाया जाएगा और ग्रामीणों को यहाँ से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर स्थापित किया जाएगा। मैं और भी आपको दिखाना चाहूँगा, ये मंच है और मंच में जो है तमाम बस्तर से भी कई लोग यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं। आप देख सकते हैं कि बस्तर की जो समाज सेवी है सोनी सोडी जी, ये भी यहाँ आई हुई है, सुबह से आई हुई है, ग्रामीणों को सुन रही थी। इनसे जानते हैं कि ग्रामीणों का आंदोलन क्या है, किस लिए है और इसमें क्या खामियाजा यहाँ के ग्रामीणों को भुगतना पड़ेगा। यहाँ आकर आपने क्या देखा, क्या समझा, वो पूरा विस्तार में बताइए। पहले तो यहाँ की चीजों को समझने की कोशिश की। जो समझ में मुझे आया, जो मेन मुद्दा है 13 पंचायत का, जिसको केंद्र सरकार ने उनकी जमीन को लेने की जो 1 लाख से ऊपर एकड़ जमीन लेने की जो बात ना घोषणा कर चुकी है, उस जमीन के जो लोग वहाँ जी रहे हैं, रह रहे हैं, उनकी इतनी समस्या है कि उनका यही कहना है कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे। अगर जमीन के बदले हमारा मान को जमीन भी मिलेगा, घर भी मिलेगा, लेकिन हमारा देवी देवता, हमारे पेड़ पौधे वो कहाँ से मिलेगा, हमारा वो वातावरण कैसे मिलेगा? इसका सवालों का जवाब क्या सरकार देगी? ये इनका कहना है। अब मेरा भी यही है केंद्र सरकार से कि यहाँ से जमीन छीनने के बजाय उतने जमीन कहीं भी अभी लेके जाए करे, लेकिन उनको बेदखल करके वहाँ ट्रेनिंग सेंटर जो खोलने की जो मानसिक बनाया है वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। और लोगों की समस्या सलवा जुड़ों में जो स्थिति पैदा हुई है वैसा ही आप पैदा होने के कागार में आ चुके हैं। सलवा जुड़ों में कितना नरसंहार हुआ, उस समय सलवा जुड़ों में कहाँ आंध्र प्रदेश वारंगल, आज भी वहाँ के लोग तरस मतलब इतना दुखी दायी जिंदगी
जी रहे हैं दूसरा स्टेट में, वो हमारे लोग क्यों बाहर भागे, क्यों ले? ये विस्थापन वाला सक्सेस नहीं होगा। अंत में हमारे लोगों को पूरा अपनी स्टेट, अपनी सरकार, अपनी जगह से भगाया जाएगा, और वो हम नहीं चाहेंगे कभी ऐसा दोबारा सलवा जुड़मा के खड़ा हो, ये नहीं चाहते। तो जो सलवा जुडूम जो उस दौर पे चलाया गया था उससे कोई फायदा बस्तर को नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैं खुद गई हूँ, आंध्रा बॉर्डर गई हूँ, तेलंगाना में गई हूँ, वहाँ कितने लाखों लोग, हमारे लोग कैसे जिंदगी जी रहे। दुख होता है मुझे ये बोलने के लिए, अरे भाई आप यहाँ के तो नहीं दीदी, हम क्या करें? सलवा जुड़ूम के चलते कुछ लोग माओवादी की तरफ, कुछ लोग सरकार की तरफ, उन बीच की लड़ाई को हम उससे बच के यहाँ आके जी रहे हैं। कोई जिंदगी नहीं, बस सिर्फ जान ही बचा हुआ। और 2 टैंक का खाना बड़ी मुश्किल से जीते हैं, और वो दूसरा स्टेट में रह के वो क्या अपना हक मांगेंगे, क्या करेंगे बता? तो क्यों इस तरह की चीजें फिर से केंद्र सरकार कर रही? और मेरा पहला सवाल ये भी है कि ट्रेनिंग सेंटर की जरूरत ही क्यों? इतनी फोर्स आया है, इतनी कैंप लगा है, फिर अब बोल रहे हैं मिलिट्री कोर, भारतीय सेना का यहाँ ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा, उसके बाद माओवादियों को खात्मा करने की लड़ाई कब तक? अब अभी तो ये लड़ाई का कम है क्या, जो यहाँ कैंप लगा के जो लड़ रहे हैं? तो ट्रेनिंग सेंटर की जरूरत ही नहीं है। और भारत सरकार ये बातों क्यों नहीं समझ रहे? हमारे विष्णुदेव साय जी खुद एक मुख्यमंत्री आदिवासी है, आदिवासी की तकलीफ को क्यों नहीं समझ रहे हैं? उनको समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। अरे शांति वार्ता होने में कोई कोई कमी नहीं, शांति वार्ता होना चाहिए। बंदूक की लड़ाई से खून जा रहा है, ये सब चीज, और शांति वार्ता क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि सरकार की नीयत साफ नहीं है, क्योंकि सरकार को चाहिए पहाड़, माओवादी को नहीं चाहिए पहाड़। सरकार को चाहिए यहाँ की मूलभूत, मतलब यहाँ की जो खनिज संपदा, माओवादी को जो नहीं चाहिए यहाँ का वो खनिज संपदा, सरकार को चाहिए। किसको चाहिए? और आदिवासी को किस जगह में रहे उसको क्यों मार रहा है सरकार? क्योंकि उनका खनिज संपदा बड़े बड़े कॉर्पोरेट उनको कंपनी को देने के लिए सरकार आदिवासी को मार रही है। एक नाम है नक्सल के नाम से आदिवासी को खत्म करना। भारत सरकार, केंद्र सरकार हो चाहे हमारे विष्णुदेव साय को, इस बात को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मेरी अपील है केंद्र सरकार से भी और हमारी स्टेट से कि ये सोनपुर की जमीन का जो लाखों एकड़ जमीन को बेदखल करने का इरादा बंद करे, नहीं तो फिर खून की नदियां बहेगी। अब हम इस बात को लेने, क्योंकि पहाड़ छीन जा रही है, उसमें लड़ रहे हैं, लेकिन आज जमीन इतनी लाखों में, वो भी 1000 में भी नहीं, 100 में नहीं, लाखों की जमीन को छीनने की जो कोशिश करे, खून की नदी का इंतजार करे केंद्र सरकार। हम भी तैयार बैठे, हमारे लोग, हमारे पूरी, मेरी बात ही नहीं, पूरी आदिवासी, पूरी जनता इसमें एक हो के अपना पूरी खून बहाएंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे। अच्छा, एक अहम सा सवाल आपसे पूछूंगा। आप बोल रही थी कि शांति वार्ता की बात वाली बात आप जो बोल रही थी, तो थोड़ी जी मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे सरकार बनी और सरकार बनने के बाद सरकार ने बस्तर में शांति वार्ता को लेकर के जुमले बोले थे, और उसके बाद फिर ऑपरेशन तेज हुए, और अब 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे की बात ये सरकार कह रही है। आप किस नजरिए से देखते हैं इन दोनों चीजों को? देखिए, पहली बात तो शांति वार्ता करना ही नहीं चाहते। इधर से हमारे डिप्टी सीएम वो कहते हैं कि शांति वार्ता होना चाहिए, और इधर माओवादी के वो कह रहे हैं कि माओवादी से सीधा शांति वार्ता। पहला मेरा सवाल है, हमारी जनता तड़प रही है, जनता जो आदिवासी, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, जेल जा रहे हैं, सब कुछ उनकी जल जंगल सब छीनी जा रही है। पहले शांति वार्ता के बाद आदिवासी से बात होती है। इसके बीच में बैठे ना हमारे, मतलब मैं पहले भी बोली हूँ, सब पूरे अंतिम व्यक्ति से सरकार क्यों नहीं अभी तक वहां तक का क्यों नहीं पहुंच पा रही? अंतिम व्यक्ति मतलब चाहे जनप्रतिनिधि हो, पत्रकार हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, और हर तरह के लोग हैं, हर जिला में, हर ब्लॉक में, उनको एक टेबल टुक बात क्यों नहीं कर रही है सरकार? नहीं, शांति वार्ता चलिए समझ रहा हूँ मैं, होगी। शुरुआत कैसे करे सरकार? किससे बात करे सरकार? माओवादी तो जंगल पे बैठे हुए हैं, माओवादियों के शीर्ष नेता कहाँ है, क्या है, ये मालूम नहीं है सरकार को। तो शुरुआत कैसे होनी चाहिए शांति वार्ता की? अच्छा, शुरुआत आपका कहना सही है। माओवादी को सजेशन आपसे चाहेंगे। हाँ। आप सजेशन आपसे चाहेंगे भाई, अगर मुझे तकलीफ है तो अगर मैं अपने आप को असुरक्षित महसूस करता हूँ तो पुलिस के पास जाऊंगा। ये एक वो है, पुलिस बैठी है, उनका ऑफिस है, उनके शीर्ष अधिकारी है। भाई अगर माओवादियों से कोई डिस्कस करना है तो कैसे होगा? माओवादी तो जंगल में है और उनके शीर्ष नेता कहाँ है, क्या है, ये तो मालूम नहीं। तो सरकार पहल कैसे करेगी? बोलना और कथनी और करनी में फर्क होता है। आप कैसे देखते हैं, क्या करना होगा सरकार को इसके लिए? सरकार को सबसे पहले मैं ये बोल रही हूँ आप लोग के माध्यम से, सरकार को अंतिम व्यक्ति यानी सरपंच टेबल टुक, हम लोग हमारे जैसे आदि सामाजिक कार्यकर्ता, मानव अधिकार, पत्रकार, सब लोगों के बीच में एक टेबल टुक, चाहे 100 की हो, 200 हो, 300 हो, 500 की संख्या में एक बात होनी चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए। उस मीटिंग से ये पता चलेगा कि आखिर जमीन के मामले हो, आदिवासी हो, ये किसको कितना तकलीफ दे रहा है।
क्योंकि नक्सल तो एक बंदूक पकड़ के अपना संगठन उन्होंने तो दावा कर दिया ना कि मैं बंदूक से ही मैं अपना हक लेके मैं जनता को देंगे, ये माओवादी का कहना है। इधर पुलिस भी अपना बंदूक लेके, लेकिन हम जैसे लोग हैं विचारों से लड़ने वाले को टेबल टू बात के लिए सरकार को आना चाहिए और बात करनी चाहिए। पहले तो बात तो शुरू करे, बात आपका कहना सही है, वो बात है, मेरा कहना है विचार जो विचारों से क्रांति ला रहे हैं, विचारधारा के जो पत्रकार भाई भी बहुत कुछ ऐसे हैं, जनप्रतिनिधि है, सरपंच है, और हर तरह ऐसे बस्तर से सारे एक बस्तर में ही मीटिंग हो जाए, मैं तो पूरे स्टेट में भी नहीं हूँ, बस्तर में एक टेबल टू बात हो जाए, उससे पता जरूर चले, उससे जरूर एक बात आएगी। सो इसका रास्ता क्या हो सकता, रास्ता वहां से निकलेगा, बोलने से नहीं, मेरे बोलने से नहीं निकलेगा ना उधर से बोलने से, पहले बैठक होनी चाहिए, उस बैठक से अनगिनत अनुभवी लोग हैं, वो अपनी बात रखेंगे, उसके बाद फिर एक रास्ता तय होगी, शांति वार्ता हो सकता है या नहीं हो सकता है, और मेरा पूरा 100% विश्वास है रास्ता निकलेगा जरूर। कुल मिला के जो 4 दशकों से लड़ाई चल रही है, इसमें रास्ता शांति वार्ता से ही निकल पाएगा ये। अच्छा, आज जो आंदोलन आप देख रही हैं, ये ग्रामीण जो है, यहाँ पे मूल बचाओ मंच भी काफी लंबे समय से यहाँ पे पुलिस कैंपों का, थानों का और सड़कों का विरोध कर रहे हैं ये लोग, तो इनकी मांगों को क्या जायज मांगती है आप? बिल्कुल, क्योंकि आप बताइए, रोड की ये बोलते हैं कि हमको ये बदनाम किया जा रहा है ना, मूलवासी बचाओ पर भी ये बोला जाता है ना, रोड का विरोध कर रहे हैं। रोड का विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि रोड उस लायक बने जो हमारे लोगों को चलने लायक। अब देखो अमदेई घाटी का बात लीजिए ना, अमदेई घाटी में ये छोटे डोंगर में मैं उस रास्ते से कई बार चला, आज तो रोड बहुत बिगड़ी हुई है, उस रोड का क्या स्थिति, तो ऐसे रोड नहीं चाहिए, रोड इंसान को चलने के लिए चाहिए, इंसान रोड को चलने के लिए चाहिए, ना कि माइनिंग के लिए नहीं, वो ट्रक ले जाने के लिए नहीं। इसलिए विरोध करते हैं, बड़ी रोड चौड़ी रोड का मूलवासी बचाओ मंच का यही कहना है, और मेरा भी यही कहना है। हम रोड का विरोध करते हैं तो इंसान को चलने के लिए, जानवरों को चलने के लिए, एक बच्चा भी चलने वाला रोड चाहिए, ना कि उस रोड से माइनिंग को ले जाके पूरी रोड की तश नस करके गड्ढा बना के हमारे लोगों का जिंदगी को ऐसा हाल कर, ऐसा रोड नहीं चाहिए। क्योंकि मेरे लोग पैदल चलते हैं, लेकिन हमको रोड चाहिए पर ट्रकों के लिए नहीं, बड़े बड़े बुलडोजर लगा के जो माल निकाल उसके लिए रोड नहीं चाहिए, इंसान के लिए चाहिए। कुल मिला के जो सड़कों की बात कर रहे हैं, वो ये कहना है कि सड़कें बनेंगी तो बस्तर की संपदा है, जो खनिज संपदा है, वो यहाँ से निकाला जाएगा। पुलिस कैंप आएगी तो सुरक्षा का भाव भी जमेगा, ये भी है सरकार का कहना है। जहाँ कैंप लग रहे हैं वहाँ पे ग्रामीणों को माओवादियों से सुरक्षित रखा जाएगा, ये बात भी पुलिस कर रही है, इस पे क्या सोचते हैं आप? देखो, पुलिस कैंप लग के भी कोई अच्छा नहीं होता है। देखो, पुलिस आती है एक सुरक्षा के नाम पे, लेकिन उसकी हत्याएं किसकी हो रही है? एक किसान का बेटा का ही होता है, आदिवासी का होता है, एक महिलाओं का बलात्कार होता है, वो क्यों होता है बताइए? फिर कैंप के बाद तो बिल्कुल मतलब एक आरामदायक नींद सोना चाहिए ना। कैंप बगल में है लेकिन वो हिंसा तो खत्म नहीं हो रहा है, उससे क्या बोलेंगे? तो नाकामयाब है। अब जो बड़ी बड़ी जो कामयाबी दिखा रहे हैं कि इतने लोगों को माओवादी को मार दिए, ये मार दिए, मेरा इसमें भी एक सवाल है, 30-30 लोग मरते हैं तो एक भी पुलिस को, मैं ये नहीं कह रही हूँ घायल होना चाहिए, एक भी पुलिस के ऊपर किसी भी तरह खरोच नहीं आता, ऐसा कौन सा चीज तंत्र अब वो करके लड़ाई लड़ी जा रही? तो मुझे इसमें भी एक शक है कि जवान मरते हैं, उसका खुलासा सरकार नहीं कर रही, अपनी नाकामयाबी को नहीं दिखा। अच्छा, मतलब जो लड़ाई लड़ी जा रही है, जो ऑपरेशन चल रही है, उसमें जवानों को भी काफी बड़ा नुकसान हो रहा है, नुकसान होता है, लेकिन ऐसे आंकड़े तो नहीं आ रहे। वो इसलिए क्योंकि अपना नाकामयाबी नहीं दिखा रहे हैं। भारत सरकार को पूरा हिंदुस्तान में दिखाया जा रहा है कि भारतीय मतलब ये भाजपा सरकार आके पूरे नक्सली को खत्म कर रही है। नहीं, अभी हाल ही में हमारे यहाँ ऑपरेशन में 2 जवान शहीद हुए ITBP के, तो गृह मंत्रालय ने तो जारी किया, हमारे SP ने भी जारी किया कि नुकसान हुआ है। कुछ चीजों में ऐसा है, अब उसको मैं मौखिक बोलूंगी तो उसको नहीं होगा, लेकिन फिर भी मेरे पास भी ऐसा कुछ डेटा आता है कि वहाँ पर 4 लोग का लाश गया है, 2 लोग का लाश इधर गया। वो लाश किसकी है? वो लाश पुलिस की है। कुछ जगह में पुलिस, यहाँ पर हमारा छत्तीसगढ़ सरकार जवानों के कुछ चीजों को छुपाती है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रही है। और इतना नहीं है क्यों नहीं छुपाएगी? वो भी तो किसान का बेटा के आदिवासी मर रहा है, बस्तर के ही लोग ही तो मर रहे हैं, उसमें वो करते हैं। लेकिन वो बाहर का व्यक्ति का अगर शहीद हुआ तो उसका मजबूरी है खुलासा करना। बहुत कुछ चीजें अंदर में चल रहा है। क्या लगता है क्यों कर रही है पुलिस ऐसा? क्योंकि अपनी कामयाबी को बनाए रखने के लिए, अपनी कामयाबी को। अगर उनको नुकसान होता है तो पुलिस का मोरल डाउन होगा। तो मान के चलो 30 लोग यहाँ मारे गए या 38 लोग मारे गए, उसमें अगर बोल देंगे हमारे 5 जवान घायल है, तो फिर भारत के लोग तो बोलेंगे ना, अरे इधर से भी मर रहे, उधर से मर। अब सीधा ये बता रहे हैं कि इधर मतलब माओवादी की तरफ से कोई नहीं मर रहा है,
सिर्फ एक सॉरी पुलिस की तरफ से कोई नहीं मार रहा, सिर्फ माओवादी मारे। ये एक बहुत सोचने वाली एक मेरे लिए शक का निगाह पर पड़ चुका है कि ये दौर की लड़ाई में ये कामयाब होता है और ये मरता है, ऐसा नहीं हो सकता। दो की लड़ाई में युद्ध भूमि में जरूर कुछ है, उस चीज को छुपाया जा रहा है जो मुझे लगता है। खैर आदिवासी तो यहाँ का उधर भी मर रहा है एनकाउंटर में, इधर भी मर रहा है। चलिए एक अहम सवाल आपसे कि ये जो आंदोलन ग्रामीणों ने चालू किया है जो सेना की जमीन को लेकर के, इस पे आगे क्या और किस प्रकार से आप इनके लिए खड़ी हैं? आगे क्या करेंगे आप लोग? कानूनी तौर पे भी लड़ाई कैसे लड़ेंगे? देखिए अब हमारा सबसे बड़ा डेटा है 13 पंचायत के सरपंचों को मिलना होगा। वो 13 पंचायत के सरपंच कहाँ हैं कि वो नारायणपुर में कि गांव में है, उनसे ये बातचीत हुई है या नहीं हुई है, और उन्होंने ग्राम सभा का प्रस्ताव दिया या नहीं दिया, और डेटा भी गलत है। 13 पंचायत का जनसंख्या को हम वहाँ जाके निकलवाएंगे पूरी टोटल कितने हैं और वहाँ पर किस मतलब वो सरनेम के लोग हैं, क्योंकि हर किसी का देवी देवता अलग है, चाहे मुस्टा की हो, सोड़ी हो, मड़कामी हो, अलग अलग कितने ऐसे सरनेम के लोग उस पंचायतों में रहते हैं। तो उनका और क्या क्या स्थिति ऐसी है, सारा को हम लोग अब सर्वे करके उसको डेटा को लाएंगे, उसको डेटा लाएंगे। सबसे बड़ा सवाल मेरा है कि 13 पंचायत के सरपंच है कहाँ, मैं यहाँ भी ढूंढ रही हूँ कहाँ है वो। तो उनको क्या, या तो फिर नारायणपुर रह रहे हैं तो उनको सिर्फ शासन प्रशासन अपने अंडर में रख के ग्राम सभा या प्रस्ताव एक मतलब फर्जी बना के डाल रहा होगा, क्योंकि गांव वाले बता रहे हैं कि कुछ सरपंच गांव में नहीं है, कुछ यहाँ है। ये कैसा हो रहा है? इसका पूरी तरह अडानी का जो हुआ था ना नंदराज पहाड़ के लिए फर्जी ग्राम सभा, ये भी वही हो सकता है। तो हम जमीन स्तर से उतर के लड़ेंगे तो हमारी लड़ाई का जीत पक्का है, मुझे लगता है। इसी इरादे से मैं आई हूँ और पूरा एक लीगल सिस्टम से लड़ेंगे, हम इनलीगल नहीं लड़ेंगे। पहले अब गांव जाएंगे, हर पंचायत में जाएंगे, हर पंचायत के लोगों से पूछेंगे, हर घर में जाएंगे, वहां से हमारी लड़ाई तेज होगी। आज तो आके इनको समर्थन करके अड़चल जानने आई हूँ, लेकिन अगर इस तरह हो तो उतने एकड़ जमीन तो किसी भी हाल में और देने नहीं देंगे, बेदखल होने को नहीं देंगे। कुल मिला के आने वाले टाइम में आप अबूझमाड़ के डोर टू डोर, घर टू घर, गांव टू गांव आपका जाना होगा। एक सर्वे, एक डेटा आप खुद भी तैयार करेंगे? खुद मैं तैयार करूंगी, उसके बाद फिर हम कलेक्टर से भी मिलेंगे, मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, हमारे मूलवासी बचाओ जो है ना मोर्चा के ये सारे मिलके कमेटी बन के आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद नहीं मिलेगा तो यहाँ से हमारा पूरा पैदल मार्च रैली करते हुए नारायणपुर जिला में सारे के सारे लोग सामान लेके वहीं बैठेंगे, ये तय है। मुख्यालय में बैठेंगे। अब दो हम लोग को रखो या फिर खुला यहाँ पर जेल बनाना तो जेल बनाओ, लेकिन हम जेल बना दो, लेकिन अगर हमारे जमीन को छीनने की बात कर रहे हो तो वापस हम नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। अब बताओ हमको हमारा हक दो या फिर हमको वो करो, लड़ी जाएगी, ये सुनिश्चित हम लड़ेंगे। और ये बहुत दिनों के बाद मैं निकली हूँ मैदान में, और ये बहुत दिनों के बाद भी देख रहा हूँ, कई 2-3 साल बाद, और इस मैदान में मैंने कदम रखा। सबसे पहली मेरी लड़ाई होगी सोनपुर की जमीन के जो लोग हैं उनको बेदखल ना करे और उनको वहीं पर यथावत रहने दो, उनको हक अधिकार उनकी तरह, वो जो सुविधा से जीना चाहते हैं उन आंधी तूफानों के साथ, उन जंगलों के साथ, उन पहाड़ों के साथ, वो एक स्वतंत्र का जीवन उनको मिलना चाहिए। उसके लिए हमारी लड़ाई होगी। यहाँ मिलिट्री दल ट्रेनिंग नहीं होगा, यहाँ मानवता का वही जन सलाह, वही जनजीवन होगा, और इसके लिए हम। तो ये सोनी सोड़ी जी थी जो समाज सेवी है, बस्तर से बिलोंग करती है और एक जाना माना और एक चर्चित चेहरा है। इन्होंने इनका कहना ये है कि ये जो ग्रामीणों की जो मांगे हैं ये जायज है, सरकार को बंदूक से नहीं, सरकार को शांति वार्ता से इस पूरे मसले को सुलझाना चाहिए। और ये जो लड़ाई चल रही है भारतीय थल सेना के जमीन अलॉटमेंट को लेकर के, ये लड़ाई, इन ग्रामीणों की लड़ाई में सोनी सोरी भी इनके साथ में खड़ी हुई है। देखते हैं आने वाले समय में ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन जो है इससे सरकार अपने फैसले बदलती है या इसी तरीके से इन इलाकों पे खाली करा के थल सेना को स्थापित किया जाएगा। अशफाक अहमद, IBC 24, नारायणपुर।